केजरीवाल ने रोजगार कार्ड को बीजेपी ने बताया जुमला। केजरीवाल के रोजगार कार्ड पर कांग्रेस और आप पर लोगों को भरोसा नहीं। कल केजरीवाल ने युवाओं को किया था रोजगार का वादा। केजरीवाल ने मुफ्त बिजली का भी ऐलान किया। सीएम धामी ने उत्तराखंड वासियों को दी नई सौगात। 70 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। सीएम ने कहा राष्ट्र के विकास के लिए युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। डेढ़ साल बाद सबसे कम 6 संक्रमित मिले। राज्य में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 282 तक पहुंची। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केजरीवाल के रोजगार कार्ड को बीजेपी ने जुमला बताया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर लोगों को भरोसा नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। कल केजरीवाल ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था और केजरीवाल ने मुफ्त बिजली का भी ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की राजनीति में लगातार सक्रिय मोड में नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार घोषणाएं की जा रही है। बीते दिन उनकी तरफ से हल्द्वानी में ये घोषणा की गई कि लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा अगर उनकी सरकार बनती है और मुफ्त बिजली कार्ड जो वो लगातार खेलते आ रहे हैं। तो केजरीवाल लगातार उत्तराखंड के दौरे पर हैं और तमाम घोषणाएं उनकी तरफ से की जा रही है। अब उन्होंने युवाओं को साधने के लिए रोजगार कार्ड खेल दिया है। हालांकि बीजेपी उनके इस रोजगार कार्ड को जुमला बता रही है, लेकिन केजरीवाल की तरफ से रोजगार देने का भरोसा जताया गया है ठीक 6 महीने के अंदर चुनाव के बाद। और साथ ही कहा गया है कि हर महीने 5000 भत्ता भी दिया जाएगा। तो केजरीवाल लगातार मुफ्त कार्ड खेल रहे हैं। हालांकि दूसरी पार्टियों की तरफ से ये जुमला बताया जा रहा है। धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी की तरफ से रोजगार कार्ड खेला जा रहा है, क्या लगता है कितना असर इसका होगा विधानसभा चुनावों के लिए? सोनिका, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार कमर कसते हुए नजर आ रही है कि जिस तरीके से आपने देखा कि जब बार अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आए थे, तो जब पहली बार वो उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने बिजली फ्री का 300 यूनिट फ्री देने का एक कार्ड फेंका था और उसके बाद वो उन्होंने मुख्यमंत्री का पद भी घोषित कर दिया था। और अब जब उत्तराखंड वो कल पहुंचे तो उन्होंने कहना कि रोजगार को लेकर युवाओं को साधने की कोशिश की है, रोजगार देने की बात लगातार की है और साफ तौर पर कहा है कि उनको रोजगार कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा और यदि रोजगार नहीं मिलता है तो उसको 5000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो रोजगार के एक जुमला बता रहे हैं बीजेपी, इसको जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक जुमला है, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली में अपनी जनता को नहीं संभाल पा रहे हैं और वो उत्तराखंड की बात करते हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी ने उन पर हमला बोल दिया है। साथ ही बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस जनता को बहकाने का काम कर रही है और तमाम तरह के जुमले उनके सामने ला रही है, उस पर जनता समझ चुकी है कि किस तरीके से उनको बहलाया जा रहा है। तो अब उनकी इसमें आने वाली नहीं है जनता। जी धनराज, जिस तरीके से बात करें, अरविंद केजरीवाल मुफ्त कार्ड खेलते आए हैं लगातार। दिल्ली में देखा गया इसी मुफ्त कार्ड के जरिए उनकी जीत भी हुई थी। अब उत्तराखंड में यही फॉर्मूला अपना रहे हैं। क्या दूसरी पार्टियों के लिए एक चुनौती पेश होगी? बिल्कुल सोनिका, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार मुफ्त की राजनीति उत्तराखंड में विशेष और तमाम चीजें मुफ्त देने की बात उन्होंने कर दी है, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर दी है और वहीं 5000 रुपये भत्ता देने की भी बात उन्होंने कर दी है। तो कहना कहीं इससे जरूर बीजेपी को और कांग्रेस को जरूर नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब जनता को कहना कहीं दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणाएं की थी तो कहना कहीं उन पर अमल भी जरूर होता हुआ दिखा है, क्योंकि दिल्ली में जरूर कहना कहीं बिजली मुफ्त देने की बात लगातार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लगातार बिजली मुफ्त भी दे रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भी उन्होंने ये कार्ड खेलने की कोशिश की है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जनता कितना विश्वास उन पर जताती है और 2022 के चुनाव में कितने समर्थन उनको करती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि उत्तराखंड का जो इतिहास रहा है वो एक बार यही इतिहास है कि कहीं ना कहीं एक बार सरकार बीजेपी की आती है तो एक बार कांग्रेस की आती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एक दिलचस्प
चुनाव उत्तराखंड में होने जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी मैदान में छलांग लगा दी है और साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में भी जुटी हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार दाव खेल रही है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, माना जाएगा कि मुकाबला इस बार जोरदार होने जा रहा है। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस बार उत्तराखंड में छलांग लगाई है, तो कहीं ना कहीं मामला जरूर दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थी। लेकिन जिस तरीके से अब त्रिकोणीय चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी भी इसमें बीच में आ गई है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब जो नुकसान आम आदमी पार्टी से होगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा कुछ खोने के लिए नहीं है कि जो वो खो सकती है, क्योंकि उसके पास पहले से ही विधायक कम है। और बीजेपी को नुकसान इसलिए हो सकता है क्योंकि बीजेपी के पास 57 विधायक पहले से हैं और कहीं ना कहीं उनमें सेध मारी भी हो सकती है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ विधायक उनके संपर्क में है, तो अब देखने वाली बात ये होगी क्या वो जो विधायक उनके संपर्क में है क्या वो बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान उत्तराखंड में हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार अपनी पेट जमाती हुई नजर आ रही थी, इससे जरूर आम आदमी पार्टी को फायदा जरूर मिलेगा। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड की राजनीति में आम आदमी पार्टी सक्रिय मूड में है और लगातार मुफ्त कार्ड खेल रही है। हालांकि देखना होगा कि 2022 में क्या परिणाम रहेंगे। आगे रुख करते हैं, उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और बड़ी जानकारी ये कि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं और इसके तहत जनता को साधने की कोशिश की जा रही है और तमाम कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा जा रहा है। जन आशीर्वाद रैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सीएम धामी ने उत्तराखंड वासियों को नई सौगात भी दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। तकरीबन 70 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। राष्ट्र के विकास के लिए युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान। लगातार बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इन यात्राओं के जरिए अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं और अब उन्होंने एक बार फिर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और इस दौरान 70 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। यानी देखा जा रहा है कि बीजेपी लगातार जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां विकास के जरिए 2022 को साधने की कोशिश की जा रही है और इसी के तर्ज पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार कई परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं और शिलान्यास किया जा रहा है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, जिस तरीके से लगातार परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, क्या यह माना जाए कि विकास विभाग का सहारा लिया जा रहा है 2022 के लिए? बिल्कुल सोनिका, देखिए अब चुनावी गतिविधियां बेहद तेजी से शुरू हो गई हैं, स्पीड पकड़ ली है और बीजेपी और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी तीनों के जो बड़े नेता हैं वो लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। अपने संगठनों के जो पिच जिले हैं उन्हें कस रहे हैं, संगठनों से फीडबैक ले रहे हैं और नई नई योजनाएं, नई नई घोषणाएं लेकर के जनता के बीच आ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी यहाँ पे पिछले 5 सालों से सत्ता में है और उसको फिर से सत्ता में वापसी का उस पर एक बड़ा दबाव है और शायद इसीलिए आपने देखा होगा कि किस तरह से कुछ ही महीनों में 3 मुख्यमंत्री बना दिए बीजेपी ने। तो इसका मतलब है कि वो किसी भी कीमत से सत्ता में वापसी करने के लिए बेकरार है। इसके तहत अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। उन्होंने लगभग आधे से अधिक प्रदेश के जिलों का दौरा कर लिया है और अब जन आशीर्वाद जो रैली निकल रही है ये पूरे देश भर में निकल रही है और खासकर उत्तराखंड प्रदेश में जो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी और अब उसे पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश में निकाल रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं वहां के लोगों के लिए कुछ न कुछ सौगातें लेकर के जा रहे हैं, जिसके तहत ये इस रैली में भी उन्होंने इस तरह की घोषणाएं की और मुख्यमंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ये सिर्फ घोषणाएं नहीं है बल्कि इनको धरातल पे उतारने की पूरी योजना के साथ वो घोषणाएं कर रहे हैं और उनकी समीक्षा कर रहे हैं और उनके लिए तत्काल जो शासनादेश होता है उसको जारी कर रहे हैं, फंड रिलीज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी 6 महीने के लगभग चुनाव को बचे हैं और 6 महीने में ही मुख्यमंत्री बहुत सारे काम तो कर डालना चाह रहे हैं और उन्हें धरातल पर उतार देना चाहते हैं, जिससे जब वो चुनाव में जाए तो उनके पास अपनी उपलब्धियों का अपने खासकर अपने मुख्यमंत्री काल की ऐसी योजनाएं हो जो गिनाने के लिए जनता के सामने हो, जो धरातल पे हो, जिससे विपक्ष उनको कहीं घेर न सके। सोनिका, तो पूरा इसी तरह का प्रयास मुख्यमंत्री करते हुए ग्राउंड जीरो पे दिखाई दे रहे हैं।
धीरेन्द्र, रोजगार को लेकर भी घोषणा की है सीएम ने, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्षी पार्टी ने भी अभी घोषणा कर दी है कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी कि रोजगार दिया जाएगा, वादा जनता के साथ कर दिया गया है। ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी चुनौती होगी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा, ये 3 बेहद अहम मुद्दे हैं। और इस सरकार के कार्यकाल की अगर बात करें तो विपक्ष ने इसको मुख्य फ्रंट, की फ्रंट बनाया है जिसपे सरकार को घेरेगी, यानी बेरोजगारी पे। इसीलिए जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली तो उन्होंने तत्काल लेते ही अपनी पहली कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास किया कि दिसंबर तक, यानी चुनाव के पहले तक प्रदेश में खाली 22 से 24 हजार पदों को तत्काल भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और वो शुरू कर दी गई। कल उनके जन आशीर्वाद रैली में ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 महीने में 12,000 से अधिक पदों पे भर्ती कर दी जाएगी और दिसंबर तक पूरे जो 22 से 24 हजार पद खाली है उन्हें भर दिया जाएगा। उन्होंने कहा जब हम चुनाव में उतरेंगे तो हमारे पास पूरी सूची होगी उन 24,000 पदों को कहाँ, कैसे और कब भरा गया है। तो उनका तो इस तरह से चुनौती जरूर है। इसी बात को देखते हुए, बेरोजगारी के मुद्दे के अहम महत्व को देखते हुए केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, कल के अपने कुमाऊं दौरे में उन्होंने भी रोजगार को फोकस किया है और कहा है कि उनकी सरकार आएगी तो 1 लाख रोजगार का सृजन किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि रोजगार का मुद्दा इन राजनीतिक दलों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है इस चुनाव में। इसीलिए सभी राजनेता, सभी राजनीतिक दल इस फ्रंट पे लगातार आगे बढ़ करके खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने दी कि उत्तराखंड की राजनीति में किस तरह की हलचल फिलहाल मची हुई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले बीजेपी भी एक्टिव मोड में है और सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से रोजगार को लेकर घोषणा भी कर दी गई है। तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है और लोकार्पण किया जा रहा है। हालांकि 2022 में देखना होगा कि सत्ता में कौन काबिज होगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोरोना का कहर उत्तराखंड में कम होने लगा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, उत्तराखंड में कोरोना का कहर कम हो गया है। 1.5 साल बाद सबसे कम 6 संक्रमित मिले हैं उत्तराखंड में और इसी के साथ राज्य में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। सक्रिय मामलों की संख्या 282 तक पहुंच गई है। हालांकि पिछले 1.5 साल की बात करें तो सबसे कम मामले 6 मामले सामने आए हैं, बेहद ही कम मामले और राहत भरी खबर कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं 14 मरीजों को ठीक करने के बाद उन्हें घर भी भेज दिया गया और सक्रिय मामलों की संख्या 282 तक पहुंच गई है। विशाखा हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, जानकारी सामने आ रही है कि पिछले 1.5 साल के बाद बीते दिन 6 मामले सामने आए हैं, राहत भरी खबर है, आपके पास क्या अपडेट? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए लंबे समय के बाद, लगभग 1.5 से 2 साल के बाद राज्य में जो केसेस की संख्या है वो कम हुई है और लगभग जो केसेस हैं अब, यानी कि जो 6 केसेस है तो समझिए कि जो 10 का भी जो आंकड़ा है वो फिलहाल कम हो गया है और राज्य में फिलहाल इतने कम केसेस एक लंबे समय के बाद देखने को मिले हैं। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई जो लापरवाही है वो नहीं देखी जा रही है। तमाम जो फिलहाल चारधाम यात्रा को लेकर भी सरकार की हाईकोर्ट की जो सख्त SOP है वो बनाई गई है। इसी के साथ अभी कोविड कर्फ्यू भी लागू है। कोविड कर्फ्यू में अभी कम से कम वीकेंड पर कोई छूट नहीं दी गई है। जिस तरीके से फिलहाल नियंत्रण की स्थिति में उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति है तो कहीं ना कहीं यह एक सुखद खबर है और फिलहाल वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो बहुत जोरों शोरों पर राज्य में लगातार चल रहा है और दिसंबर माह तक मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जो 100% वैक्सीनेशन है वो पूरा कर लिया जाएगा। और यही फिलहाल जिस तरीके से आंकड़ा कम हो रहा है तो शायद अगर यह स्थिति नियंत्रण में रहती है तो हो सकता है आगामी दिसंबर तक जब फुल वैक्सीनेशन या 100% वैक्सीनेशन राज्य में हो जाए तो जो इक्का दुक्का केसेस फिलहाल राज्य में दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, वो भी ना हो और यह जो संख्या है वो 0 पर भी पहुंच पाए। जी विशाखा, मामले कम होने लगे हैं, ये अच्छी खबर है, लेकिन जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, मौसमी बीमारियां भी सामने आ रही हैं, तो उसे देखते हुए अस्पताल प्रबंधन कितने तैयार हैं? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए बरसात का जब मौसम है तो कहीं ना कहीं जो सीजनल फ्लू है या मॉइस्चर की वजह से जो बैक्टीरियल इंफेक्शन है वो लोगों में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है और वही जो सारी फिलहाल बीमारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। अन्य कई राज्यों में भी हम देख सकते हैं कि फ्लू से जो कई बच्चे हैं वो बीमार हैं, तो उसी को लेकर फिलहाल वो मौसम की जो मौसमी बीमारियां हैं वो राज्य में देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो अस्पतालों में जो स्थिति है वो पूरी तरीके से भी देखने को वो ऐसी नहीं मिली है कि मरीजों की संख्या ज्यादा है, लेकिन स्थिति फिलहाल चाहे वो मौसमी बीमारियां हैं, सीजनल बीमारियां हैं या फिर अन्य जो स्थिति है वो फिलहाल नियंत्रण की स्थिति में दिखाई देती है।
और जमीनी स्तर की बात करें विशाखा, तो लोग अब कितने जागरूक हो गए हैं? क्या लोग अभी भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए अभी अगर हम बात करते हैं नागरिक स्तर पर जागरूकता की, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी जरूर आई है। लोगों में मास्क पहनने को लेकर जो एक तरीके से सतर्कता थी वो कम हुई है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी नहीं देखी जाती, और बाजारों में अभी भीड़ है, तमाम शॉपिंग मॉल खुले हैं हर जगह पर। फिलहाल लोग पहले की तरह जुटते हैं, तमाम जो चीजें हैं वो फिलहाल पहले वाली स्थिति में देखती हुई नजर आती है। हालांकि स्थिति यह है कि अगर फिलहाल जो थोड़ी सतर्कता है वो लोगों के द्वारा बरती जाए और आगामी 1 से 2 माह जो है वो इस नियंत्रण की स्थिति में निकल जाए, तो शायद जो फिलहाल विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की चेतावनी दी है उससे पूरी तरीके से कोई जो डरने की बात है वो ना बन पाए और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में ही रहे। जी ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कोरोना के मामले कम होने लगे हैं उत्तराखंड में, लेकिन लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरीके से विशाखा जानकारी दे रही थी कि कहीं ना कहीं लोग अब पालन नहीं कर रहे हैं कोविड गाइडलाइंस का, तो ऐसे में आपका सरकार का सहयोग करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मामले कम हुए हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। चलिए आगे रुख करते हैं। एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है, शिक्षा से जुड़ी हुई। कल से खुलेंगे 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है उत्तराखंड में। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस बात की जानकारी दी है कि कल से 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे। उत्तराखंड प्रशासन ने इसके लिए एसओपी भी जारी कर दी है। 3 घंटे के लिए स्कूलों को खोला जाएगा। ये एसओपी में लिखा गया है साफ साफ कि स्कूलों को सिर्फ 3 घंटे के लिए खोला जाएगा और 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस बात की जानकारी दी है और इस दौरान सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया जाएगा। स्कूल को सैनिटाइज कराया जाएगा, बच्चों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा और इसके लिए नई एसओपी जारी की गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि 3 घंटे ही स्कूलों को खोला जाएगा और स्कूलों में वो तमाम प्रबंध किए जाएंगे जिससे किसी तरह की लापरवाही ना हो सके, क्योंकि मामले जरूर कम होने लगे हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, खतरा बरकरार है। तीसरी लहर की भी आशंका है और इस बीच स्कूलों का खुलना एक जिम्मेदारी हो जाती है स्कूल प्रबंधन की भी और उत्तराखंड सरकार की, क्योंकि बच्चों का स्कूल पहुंचना और जिस तरीके से अभिभावकों को लेकर बात करें तो एक चिंता उनके मन में भी फिलहाल बनी हुई है। लेकिन सरकार की तरफ से एसओपी जारी की गई है, 3 घंटे स्कूलों को खोला जाएगा और स्कूलों में तमाम प्रबंध किए जाएंगे। कोविड गाइडलाइंस के तहत सैनिटाइज किया जाएगा पूरे स्कूल को और प्रवेश गेट पर ही बच्चों को चेकिंग की जाएगी उनकी, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा। संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, स्कूल खोलने जा रहे हैं उत्तराखंड में, क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं स्कूलों में? जिस तरीके से स्कूल को खोलने का जो निर्णय लिया गया है उसको लेकर के लगातार जो अभिभावक हैं वो कह रहे हैं कि ये जो फैसला है ये जल्दबाजी का फैसला है। सरकार जिस तरीके से तीसरी जो कोरोना की लहर को लेके लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, वैक्सीनेशन ड्राइव तेजी से कर दिया गया है, उसको लेकर के अलग अलग प्रदेशों की बात करें तो लगातार वहां पर जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। और बात अगर उत्तराखंड प्रदेश की करें तो उत्तराखंड में फिलहाल कोरोना के जो केसेज है वो कम है, लेकिन जिस तरीके से जो कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पे भारी बताई जा रही है कि कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है बच्चों पे भारी होगी, उसको लेकर के जिस तरीके से स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया गया है उससे कहीं ना कहीं अभिभावक नाराज है। लेकिन सोनिका, जिस तरीके से स्कूल को खोलने की बात आपने करी और व्यवस्थाओं की बात करी तो जो स्कूल प्रशासन है उन्होंने पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर ली है। सैनिटाइजेशन से लेकर जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो क्लासेस चलेंगी उनकी भी व्यवस्था स्कूलों में लगातार जारी है। तो आप देखिए, अगर स्कूल प्रशासन की बात करें तो व्यवस्थाएं सरकार के हिसाब से और कोरोना गाइडलाइन के पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बड़ा दिक्कत की जो बात मानी जा रही है वो ये कि अगर जिस तरीके से जो छोटे बच्चे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना एक बड़ा जो स्कूल प्रशासन है उसके लिए चुनौती होगी। साथ ही साथ जिस तरीके से बच्चे टिफिन शेयर करते हैं या तमाम चीजें शेयर करते हैं उन सबको लेकर के ये बच्चों को समझाना एक बड़ी दिक्कत की बात है। और साथ ही साथ लगातार जिस तरीके से बच्चों को लेकर के जो तमाम दिक्कतें आती है वो सारी स्कूल प्रशासन के सामने है। तो कहीं ना कहीं अभिभावक तो नाराज इस बात से है, लेकिन स्कूल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। सोनिका, बिल्कुल, क्या कुछ कहा जा रहा है स्कूल प्रबंधकों की तरफ से, क्योंकि चुनौती उनके लिए बन गई है?
देखिए सोनिका, स्कूल प्रशासन से हमारी बात हुई, कई स्कूल संचालकों से हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि सरकार के आदेश के बाद से लगातार जिस तरीके से उन्होंने जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली हैं, लगातार तैयारियां जारी हैं। सैनिटाइजेशन का काम लगातार जो स्कूल में चल रहा है, साथ ही साथ उन बच्चों की क्लासेस में और विशेष रूप से सैनिटाइजेशन कराने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि कई क्लासेस के बाहर वो बच्चे जो पियोन होते हैं उनको खड़ा किया जाएगा, जो बच्चों को सैनिटाइज कराएंगे हर क्लास के बाद। लगातार उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कुछ पेरेंट्स नहीं चाहते, कुछ अभिभावक नहीं चाहते अपने बच्चे को विद्यालय भेजना, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की भी प्रक्रिया हम चलाएंगे। तो लेकर जिस तरीके से अगर कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करेंगे, इसको लेकर के एक संशय पेरेंट्स के मन में, साथ ही साथ स्कूल संचालकों के मन में भी है। उसको लेकर के फिलहाल अभी ये देखने वाली बात है। आपने जानकारी दी कि अभिभावकों की नाराजगी के बावजूद स्कूलों को खोला जा रहा है, ऐसे में अगर लापरवाही होती है, एक बच्चा भी संक्रमित होता है, तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? देखिए, स्कूल प्रशासन ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि अगर कोई भी बच्चा संक्रमित होता है तो उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो अभिभावकों की होगी, स्कूल प्रशासन की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो स्कूल प्रशासन पूरी व्यवस्थाएं वहां पर रखेगा। सारे बच्चों का जो स्क्रीनिंग होगी वो की जाएगी, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का जो काम है वो कराया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग कराई जाएगी। लेकिन अगर कोई भी बच्चा संक्रमित होता है तो उसका जो जिम्मेदार होगा वो अभिभावक उसके होंगे। तो स्कूल प्रशासन ने कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ अगर अभिभावकों की बात करें तो अभिभावक एसोसिएशन ने इसको लेकर के अभी तक जो उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री है अरविंद पांडे, उनको अभी तक कोई ज्ञापन भी इस चीज को लेकर नहीं दिया। लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट की बात करें, हम लोग तमाम अभिभावकों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो इस चीज को लेकर के, इस निर्णय को लेकर के नाराजगी अपनी जाहिर करते हैं। लेकिन अगर लिखित रूप में बात करें तो कोई नाराजगी फिलहाल उन्होंने जाहिर नहीं की है। सुनिका, ठीक है संचित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में तेज बारिश और भूस्खलन का कहर देखा जा रहा है। लगातार तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में चल रहा है और इसके बाद ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आई है कि भारी बारिश और भूस्खलन का कहर उत्तराखंड में लगातार जारी है। लोगों में कई समस्याओं का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार तेज बारिश उत्तराखंड में मलबा सड़क पर आने के राज्य की कई सड़कें भी बंद हो गई हैं। जिस तरीके से भूस्खलन हो रहा है, ग्रामीणों की आजीविका पर असर देखा जा रहा है, क्योंकि जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और मलबा सड़कों तक पहुंचने लगा है, जिससे आवागमन में भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। संचित हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, जानकारी सामने आ रही है कि उत्तराखंड में तेज बारिश और भूस्खलन से कहर नजर आ रहा है, आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं? सोनिका, देखिए जिस तरीके से लगातार जो भूस्खलन की समस्या इस वक्त उत्तराखंड में बनी है, ये एक उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो लगातार जब मानसून का सीजन उत्तराखंड के अंदर आता है तो लगातार जो भूस्खलन के जो केसेज है या भूस्खलन की जो घटनाओं की बात करें वो उत्तराखंड में बढ़ जाती है। लेकिन अगर इस साल की भूस्खलन की घटनाओं की बात करें तो जो मौसम वैज्ञानिक है डॉक्टर विक्रम सिंह, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से ऑल वेदर रोड का जो काम चल रहा था या जो निर्माण का काम पहाड़ों में चल रहा था, उसको लेकर के जो पहाड़ों का कटान हुआ, उसको लेकर के जो इस साल जो भूस्खलन की घटना है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ जो भूस्खलन से जो जिस तरीके से उत्तराखंड में कनेक्टिविटी बढ़ाई गई, पहाड़ों को काटने के बाद जो ऑल वेदर रोड का काम हुआ या कई सड़क निर्माणों का काम हुआ, उसको लेकर के जिस तरीके से लगातार कनेक्टिविटी उत्तराखंड में बढ़ी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक दूसरे पहलू की अगर बात करें तो जो मानसून सीजन आया उसमें एक बड़ी चुनौती और बड़ी समस्या, चुनौती सरकार के लिए और समस्या जो वहां पर रह रहे आम लोग हैं, जो जनजीवन है उससे प्रभावित हुआ। उनको जो सुचारू रूप से जो एक व्यवस्था मिलनी थी जिसका लाभ वो लोग ले रहे थे, उसमें ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें उत्तराखंड के नए गवर्नर नियुक्त हो चुके हैं और जैसे उन्होंने गवर्नर पद की शपथ ली उसके बाद उत्तराखंड के नानकमत्ता गुरुद्वारे पहुंचे गवर्नर गुरमीत सिंह। राज्यपाल के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे और दोनों ने गुरुद्वारे में सेवा सत्कार का नमन किया। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह ने लंगर बेचा कहा इस दौरान। तो उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल गुरमीत सिंह नानकमत्ता गुरुद्वारे पहुंचे, आशीर्वाद लिया वहां पर
और राज्यपाल के साथ इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। दोनों ने ही गुरुद्वारे में पूजा अर्चना की, सेवा सत्कार किया और दोनों ने ही लंगर भी चखा। इस दौरान तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको इन तस्वीरों में नए राज्यपाल गुरमीत सिंह नजर आ रहे हैं। गुरुद्वारा पहुंचे हैं, नानक मत्ता गुरुद्वारे पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और इस दौरान राज्यपाल के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहे, उनके साथ दोनों ने प्रसाद चखा और आशीर्वाद लिया गया है गुरुद्वारे में पहुंचकर। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह नानक मत्ता गुरुद्वारे पहुंचे हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।